हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका द सिविल एकेडमी में। एक बार फिर से यूरोप में राष्ट्रवाद का दूसरे पार्ट में हम लोग आ गए हैं। अगर आप इसका पहला पार्ट नहीं देखे होंगे तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सबसे पहले जाकर के इसका पहला पार्ट देखिए, तभी आपका ये दूसरा पार्ट समझ में आएगा। ठीक है, थोड़ा सा इस वीडियो में हम लोग चर्चा करते हैं कि आखिर हम लोग पहला पार्ट में पढ़े क्या थे। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले देखे थे कि यूरोप में जो राष्ट्रवाद है वो आया कैसे था। इसी चैप्टर के पहला पार्ट में हम लोग देखे थे कि यूरोप में जो राष्ट्रवाद आया था उसके लिए शुरू में मतलब क्या क्या किया गया था। जैसे पुनर्जागरण काल से ही यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना शुरू हुआ था, लेकिन फ्रांसीसी क्रांति एवं नेपोलियन के आक्रमण ने इसे आक्रामक रूप दे दिया। लेकिन 1814 ईस्वी में नेपोलियन के पतन के बाद एक वियना सम्मेलन हुआ, जहां से पुरानी व्यवस्था को लागू करने की प्रक्रिया चालू हो गई और यूरोप का नया शासक मेटरनिख बना, जो यूरोप के सभी देशों को अलग अलग रियासतों में तोड़ करके अप्रत्यक्ष रूप से अपना शासन कायम रखा। ठीक है, और उसके बाद हम लोग वियना सम्मेलन के बाद यूरोप के एक एक करके राज्य के बारे में पढ़ना शुरू किए थे, जिसमें सबसे पहले हम लोग पढ़े थे फ्रांस के बारे में। तो फ्रांस में हम लोग देखे थे कि वियना सम्मेलन के बाद लुई 18वां को फ्रांस का शासक बनाया गया, जो बुर्बो वंश का था एवं प्रतिक्रियावादी या कट्टर सत्तावादी वाला था। लुई 18वां फ्रांस के शासक बनने के बाद उसने पुरानी व्यवस्था एवं नई व्यवस्था में संतुलन बनाए रखने के लिए 2 जून 1814 को एक संवैधानिक घोषणा पत्र जारी किया एवं 1848 तक चला। लेकिन चार्ल्स एक्स के शासनकाल में 1830 में इस संवैधानिक घोषणा पत्र में कुछ परिवर्तन हुआ, जो 1830 की क्रांति के रूप में सामने आया, और इस क्रांति का प्रभाव यूरोप के लगभग सभी देशों पर पड़ा, जैसे इटली, जर्मनी, हॉलैंड, पोलैंड, स्पेन, एवं वहाँ पे हर देश में वर्तमान शासक के खिलाफ आंदोलन होने लगे एवं राष्ट्रवाद की मांग और तेज हो गया। ठीक है, ये जो था ये पहले पार्ट का था। उसके बाद आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं 1848 की क्रांति। 1830 की क्रांति के बाद चार्ल्स एक्स एवं उसका प्रधानमंत्री प्लेगनेक पलायन कर गया एवं उसके बाद फ्रांस का शासक लुई फिलिप बना, जो राष्ट्रवादी, पत्रकार एवं जनता की सहायता से बना था। लेकिन धीरे धीरे ये महत्वाकांक्षी बन गया, यानी निरंकुश शासन के लिए जाना जाता था एवं इसका प्रधानमंत्री गीजो था, जो एक कट्टर या निरंकुश शासन के लिए ये भी जाना जाता था। गीजो के शासनकाल में फ्रांस में भुखमरी, बेरोजगारी, गरीबी एवं किसी भी तरह की विदेश नीति जो थी वो सफल नहीं हो पाई थी। लुई फिलिप या गीजो दोनों केवल पूंजीपति के साथ ही रहना पसंद करते थे, या उन्हीं के लिए कोई भी नियम कानून वो चाहते थे। ठीक है, इस नीति से उग्र होकर के फ्रांस के जनता ने 1848 ईस्वी में इस नीति से उग्र होकर के फ्रांस के जनता ने 22 फरवरी 1848 ईस्वी को फ्रांस की राजधानी पेरिस में एक विशाल भोज का आयोजन किया, जिसमें फ्रांस के जितने भी राष्ट्रवादी या उदारवादी लोग थे उनको बुलाया गया। और ये जो भोज का आयोजन था वो थियर्स के नेतृत्व में किया गया था। ठीक है,
जगह जगह पर सरकार के विरोध के लिए होर्डिंग्स लगाए गए, प्रदर्शन किया गया, आंदोलन किया गया, जिससे मजबूर होकर के 24 फरवरी 1848 को गीजो एवं लुई फिलिप फ्रांस से पलायन कर गया। उसके बाद फ्रांस में दो तरह की नीति लाया गया, एक गणतंत्रवादी एवं एक सुधारवादी। गणतंत्रवादी का नेता लामार्टिन को एवं सुधारवादी का नेता लुई ब्लो को बनाया गया, जो आगे चल कर बहुत जल्द ही ये दोनों में मतभेद शुरू हो गया। ठीक है, दो तरह के नियम लाने के बाद इस नियम में यह भी बताया गया कि 21 वर्ष से ऊपर के सभी पुरुष को मताधिकार एवं काम की गारंटी दी जाएगी। यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाला है कि केवल पुरुषों को मताधिकार दिया गया था, महिलाओं को नहीं। लामार्टिन एवं लुई ब्लो में मतभेद के कारण लुई नेपोलियन को फ्रांस का नया सम्राट बनाया गया। 1848 के इस असंतोष का फायदा उठाते हुए राष्ट्रवादियों ने इटली, जर्मनी, हॉलैंड, पोलैंड एवं अन्य देश जो यूरोपीय महाद्वीप में आते थे एकीकरण का प्रयास करने लगे, जिसे नया वियना सम्मेलन के बाद मेटरनिख ने अलग अलग प्रांतों में विभाजित कर दिया था। ठीक है, इटली पे नेपोलियन का विजय प्राप्त करने के बाद उसने लिगुलियन, सिस्पाइन, ट्रांसपेडेंट गणराज्यों में गठित कर दिया एवं तीनों गणराज्य को एक शासन के विरुद्ध रखा और यहाँ पर यातायात की सुविधाएं, शासन व्यवस्था काफ़ी चुस्त दुरुस्त कर दिया, जिसके कारण यहाँ के लोगों के अंदर एक नई जागृति आई, जो राष्ट्रवाद को फैलाने में या राष्ट्रवाद की मांग करने में आगे चल कर के काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित हुआ। लेकिन 1814 ईस्वी में नेपोलियन के पतन के बाद वियना सम्मेलन 1815 में हुआ, जिसके कारण इटली जो था 39 रियासतों में टूट गया या तोड़ दिया गया मेटरनिख के द्वारा। ठीक है, लेकिन 1848 के क्रांति के बाद इटली का एकीकरण का कार्य काफ़ी जोरों शोरों से या राष्ट्रवादी लोगों का द्वारा तेज कर दिया गया। उसी में एक मिलता है कार्बोनारी का गठन। कार्बोनारी जो है ये छापामार युद्ध के लिए माना जाता था, जिसके मेन उद्देश्य था कि राजतंत्र को ख़त्म करके गणतंत्र लाना। इसी का एक सबसे महत्वपूर्ण सदस्य था जो था जोसेफ मेजीनी। जोसेफ मेजीनी जो कार्बोनारी का ही एक सदस्य था। ये किसी भी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, या कि जोसेफ मेजीनी किस संगठन का सदस्य था, तो कार्बोनारी। ठीक है, लेकिन इसका प्रभाव बढ़ते ही मेटरनिख ने इसे कुचल करके समाप्त कर दिया, जिसके कारण मेजीनी को मजबूर होकर के इटली से पलायन करना पड़ा। मेटरनिख के क्रूरता के कारण मेजीनी के पलायन करने के बाद भी वो अपना हिम्मत नहीं हारा एवं 1831 ईस्वी में यंग इटली का निर्माण किया या स्थापना किया एवं इसका, और जैसे ही देखा कि यंग इटली का जो प्रभाव था काफ़ी तेज़ी से लोगों में विकसित होने लगा, जिससे और खुश होकर के 1834 ईस्वी में यंग यूरोप का स्थापना कर दिया। यंग यूरोप या यंग इटली का जिसका मेन उद्देश्य था कि इटली पर से विदेशी हस्तक्षेप को नष्ट कर संयुक्त गणराज्य को स्थापित करना। ठीक है, और मेजीनी जो था वो चाहता था कि इटली जो है एक गणराज्य बनाना चाहता था, लेकिन सार्डियन प्यूडमाउंट जो नेपोलियन के समय इटली का ही एक भाग था, एक हिस्सा था, लेकिन मेटरनिख ने इसे इटली से अलग कर दिया था।
एकीकरण के टाइम में सर्डियन पीडमाउंट का शासक चार्ल्स एल्बर्ट था, जो मेजीनी के विरुद्ध था। मेजीनी चाहता था कि इटली का एकीकरण हो, एक गणराज्य बने, लेकिन चार्ल्स एल्बर्ट चाहता था कि उसके नेतृत्व में इटली का विलय हो, सभी इटली के सभी प्रांतों का विलय हो। चार्ल्स एल्बर्ट का अपने नेतृत्व में विलय के कारण ही सभी का विचारों में टकराव होने लगा, जो इटली के एकीकरण में एक अवरोध पैदा हो गया। लेकिन सर्डियन पीडमाउंट के कुछ हिस्सों पर ऑस्ट्रिया के आक्रमण के कारण चार्ल्स एल्बर्ट को पराजित का सामना करना पड़ा, जिसके कारण पुनः मेजीनी इटली से पलायन कर गया और यहीं पे इटली का एकीकरण का पहला जो प्रयास था वो समाप्त हो गया। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इटली का एकीकरण नहीं हुआ। अब इसको दूसरा प्रयास के रूप में हम लोग देखते हैं, जहाँ से मेजीनी के साथ साथ और भी कोई जो राजनयिक थे या जो राजनेता थे, उन्होंने क्या प्रयास किया, इसको हम देखेंगे अगले पार्ट में। ठीक है दोस्तों, आज का सेशन इतना ही रखते हैं।